जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं रेनबो का लेसन नंबर 2 रूम 10/8। एक ऐसा कमरा जिसकी साइज़ क्या है 10/8 है। बच्चों ये जो लेसन है वो एक इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है के.एस. डगल। ये इंडियन राइटर हैं। इन्होंने वो भारतीय पृष्ठभूमि को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार का ऐसे हैं वो इस प्रकार का जो ये लेसन लिखा है। बच्चों ये एक ऐसी कहानी है या हम यूँ कह सकते हैं कि ये लेसन एक इस प्रकार की थीम पर आधारित हैं जो हमारे सामने किस बात को उजागर करता है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी का अंतराल। देखिए मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी के अंदर आज हम क्या देख रहे हैं, लोग अपनी कम सोच और नैरो माइंडनेस के कारण खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ में ही इतना गैप कर देते हैं कि एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजरना नामुमकिन हो जाती है। तो इसी थीम को लेकर के ये लेसन लिखा गया है। इसमें जो है वो एक मलिक फैमिली का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार मलिक फैमिली के अंदर परिवार के सदस्यों के अंदर ही आपस में इतना मन मुटाव हो जाता है। तो ये पूरा जो लेसन है वो हम देखते हैं कि जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके ऊपर एक प्रकार का लेखक ने सैटायर लिखा है, एक प्रकार का उन्होंने है वो व्यंग्य लिखा है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन। This room might be 10/8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. It was the third time that she had made this suggestion. It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. देखिए बच्चों, This room might be 10/8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. मिसेज मलिक यानी मिस्टर मलिक की जो पत्नी है वो इशारा करती हैं एक ड्राफ्ट प्लान की ओर जो कि कहाँ पर पड़ा है, एक टेबल के ऊपर पड़ा है उनके सामने, और इशारा करते हुए वो कहती हैं दिस रूम माइट बी 10/8, कि ये जो कमरा है वो 10/8 का होना चाहिए। एक घर का ड्राफ्ट बनाया हुआ है, एक नक्शा बनाया हुआ है कि इस प्रकार का घर बनाना है, और उस घर के नक्शे के अंदर एक कमरे की ओर वो इशारा करती हुई कहती हैं कि ये जो कमरा है वो 10/8 होना चाहिए। कौन कहती हैं ये सी बात? कहती हैं मिस्टर मलिक की पत्नी मिसेज मलिक। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, और ये बात उसने कोई पहली बार नहीं कही थी, ये बात उसने अब तीसरी बार कह दी थी। सेम ही सजेशन दिया उसने, ये सेम ही उसने सुझाव है वो तीसरी बार दिया कि ये जो कमरा है वो कैसा होना चाहिए, 10/8 होना चाहिए। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बात जो उसने कही थी, मिसेज मलिक ने जो बात कही थी, उसकी बात पर न तो उसके पति ने और न उस आर्किटेक्ट ने उसको ध्यान दिया, क्योंकि वो किस में व्यस्त थे, एंगेज टू डिजाइन द हाउस, क्योंकि वो उस हाउस को डिजाइन में है वो एंगेज थे। एंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना, डिजाइन द हाउस का मतलब होता है घर का मानचित्र बनाना, उसका नक्शा बनाने में व्यस्त थे। आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पकार या वास्तुकार, या जो हम कहेंगे भवन निर्माता जो होते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब होता है ध्यान देना। तो मिसेज मलिक ने ये बात बार बार इसलिए दोहराई
कि शायद उसके पति और उस वास्तुकार ने हैं उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना हो। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. बात करते हैं द मलिक्स। द मलिक्स का मतलब हो गया पूरा का पूरा मलिक परिवार। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ऑन इन दिल्ली। अब जो मलिक परिवार हैं वो दिल्ली के अंदर है, वो अपना खुद का एक घर लेने जा रहे थे। वो चाहते थे कि दिल्ली के अंदर उनका खुद का घर हो। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. इसी कारण उन्होंने कुछ समय पहले उस टाउन की एक फैशनेबल कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक प्लॉट परचेज कर दिया था। एक भूखंड है वो खरीद लिया था ताकि उस बढ़िया सी कॉलोनी के अंदर अपना मकान बना सके। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब देखो मिस्टर मलिक हैं, वो सर्विस करते थे, इसलिए अब उनकी पोस्टिंग है, वो बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाया करती थी और वापस दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होने में टाइम लग जाता था। लेकिन अब उनकी जो पोस्टिंग वापस दिल्ली में हो गई तो उन्होंने इस प्रकार का मानस बनाया कि दिल्ली के अंदर ही एक मकान बना लिया जाए। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनका वापस तबादला है वो दिल्ली के अंदर हो गया, वापस वो दिल्ली के अंदर उनकी पोस्टिंग हो गई। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार बनाया कि अब वहाँ रहते हुए वो घर का निर्माण कर सकें। In her hearts of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. She was sick of their postings. Every other year, they were moved to a new place. Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. Mrs. Malik said if Mr. Malik could go all alone, she would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. मन ही मन में। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है मन ही मन में, दिल ही दिल में। मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने भी ये निश्चय कर लिया, मिस्टर मलिक की पत्नी जिसने ये निर्णय कर लिया दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब घर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जब घर बन जाएगा, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, तब वो वापस है वो दिल्ली के अंदर ही आ जाएगी। इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, भले उसके हस्बैंड की जो ट्रांसफ़र है वो किसी दूसरी जगह हो जाए। जब खुद का मकान बन जाएगा घर का, तो उसने ऐसा मानस बना लिया कि अगर उसके पति का तबादला कहीं दूसरी जगह हो जाए तो भी वो दिल्ली के अंदर अपने खुद के घर के अंदर ही रहेगी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, क्योंकि वो बार बार की पोस्टिंग से वो ऊब चुकी थी। सिक ऑफ का मतलब होता है ऊब जाना, थक जाना। अपने पति की बार बार पोस्टिंग से वो ऊब चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, हर दूसरे वर्ष से उनको एक नए स्थान पे जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, और अब उनके जो बच्चे थे वो भी ग्रोन अप हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, इसलिए अब उनको स्कूल टू स्कूल शिफ्ट करना भी एक डिजायरेबल बात नहीं थी, एक वांछनीय बात नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि बार बार उसके स्कूल हैं बच्चों की उसको चेंज करें। मिसिज मलिक सेड इफ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो अलोन, अब मिसिज मलिक ने कहा कि इफ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर मिस्टर मलिक चाहते हैं तो वो अकेले ही है, वो जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और क्या कहा कि वो अपने बच्चों के साथ में दिल्ली के अंदर ही हैं, वो स्थायी रूप से निवास कर जाएगी। सेटल डाउन का मतलब होता है निवास कर जाना, और परमानेंटली का मतलब होता है स्थायी रूप से। ऐसी बात है वो मिसेज मलिक ने वो मिस्टर मलिक को कही। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी,
और देखिए मिसेज मलिक के लिए हैं, वो उसका साथ देने के लिए उसकी हैं वो मदर इन लॉ भी थी, उसकी सास भी थी, बच्चे भी थे। इसलिए वो चाहती थी कि उसका पति अगर अकेले ही कहीं अपने पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो जा सकते थे, और वो अपने बच्चे और सास के साथ में अपने खुद के मकान दिल्ली में ही वो रहना चाहती थी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और इस बात पर मिस्टर मलिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। मिस्टर मलिक को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, वो भी यही चाहते थे। दिस रूम माइट बी 10/8, Mrs. Malik repeated. Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room. This room might be 10/8, Mrs. Malik repeated. देखिए मिसेज मलिक ने वापस इसी बात को दोहराया और कहा कि ये कमरा है वो 10/8 होना चाहिए। घर का जो नक्शा बनाया गया था और उसके अंदर एक कमरे की ओर इशारा करते हुए मिसेज मलिक कहती हैं कि ये जो कमरा है वो 10/8 का ही होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रही हैं। इस बार उसने और इसी बात को दोहराया। रिपीट का मतलब होता है दोहराना या पुनरावृत्ति करना। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। उसके जो पति थे वो पास वाले कमरे के अंदर ही एक टेलीफोन कॉल को अटेंड कर रहे थे। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाई, पास वाला। पास वाले कमरे में उसके पति है वो टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। बट दिस इज स्टोर, लेकिन जो आर्किटेक्ट जो थे, वास्तुकार थे, जो मकान जो घर को डिजाइन करने वाले थे, उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया मिसेज मलिक को और कहा कि ये तो क्या है, ये तो स्टोर है, स्टोर रूम है। ये तो स्टोर रूम है तो फिर 10/8 क्यों? यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज स्टोर। क्या कह रही है मिसेज मलिक? अब आर्किटेक्ट को मिसेज मलिक कह रही है कि यस हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। क्या कहती हैं कि मैंने तो ऐसे सोचा कि ये जो कमरा है वो मेरी मदर इन लॉ के लिए हो सकता है, ये कमरा मेरी मदर इन लॉ के लिए हो जाएगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज स्टोर रूम, और उसके बाद यानी जब उसकी सास की मौत हो जाएगी तो उसके बाद में इस कमरे को है वो किसके रूप में यूज कर दिया जाएगा? एज स्टोर रूम। तब इसको एक स्टोर रूम के रूप में वो काम में लिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ही लुक पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो यह आर्किटेक्ट जो था, शिल्पकार जो था, घर को डिजाइन करने वाला जो था, वो नहीं समझ पाया कि मिसेज मलिक क्या कह रही हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। वो खुद पजल हो गया, वो खुद उलझन में पड़ गया। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था, वो कुछ उसको कुछ है वो समझ में नहीं आई बात। ही लुक्ड पजल्ड, वो कैसा नजर आया था? वो पजल नजर आया था, वो बड़ा उलझन में पड़ा हुआ नजर आया था। बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेज मलिक की उस बात पर। ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहाँ स्टेटमेंट, कथन, बात, टॉक। जो टॉक उस मिसेज मलिक ने कही थी, आर्किटेक्ट उसको नहीं समझ पाया। अब वापस आगे मिसेज मलिक है वो कहती हैं, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted into storeroom. Mrs. Malik explained haltingly. मिसेज मलिक अब वापस है वो कह रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर रही हैं। हॉल्टिंग का मतलब होता है रुक रुक रुक। पूरी बात को है वो एक साथ नहीं कह रही हैं, बीच में रुक जाती हैं और अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही हैं, उस आर्किटेक्ट को बता रही हैं, समझा रही हैं कि ये रूम है वो 10/8 क्यों होना चाहिए। वो कह रही हैं आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये है। मीन का मतलब होता है मतलब होना, तात्पर्य होना, अर्थ होना। मिसेज मलिक कहती हैं कि आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो वर्तमान समय में इस रूम का है वो यूज करेगी। मेरी जो सास माँ हैं वो अभी तो क्या करेगी, इस कमरे का है वो खुद के लिए यूज करेगी। फिर रुक जाती हैं। एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इन्फर्म, और फिर वो आगे कहती हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि मेरी ये जो सासू माँ जो हैं ओल्ड एंड इन्फर्म है, बूढ़ी हैं और इन्फर्म। इन्फर्म का मतलब होता है रुग्ण, कमजोर या रोगी होना, और बीमार भी हैं।
बूढ़ी भी हैं और कमज़ोर भी हैं। शी इजेंट गोइंग टू बी देयर फॉर, इसलिए वो यहाँ नहीं रह पाएगी, रुक जाती हैं बात को कह करके। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम, और उसके पश्चात इसको स्टोर रूम के अंदर वो कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट का मतलब होता है रूपांतरित कर देना, या इसको उसके रूप में है वो बदल देना, परिवर्तित कर देना, कि उसके बाद में है इसको क्या बना दिया जाएगा, स्टोर रूम बना दिया जाएगा। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, मिसेज मलिक ने है ये बात रुकते हुए कही। Mr. Malik joined them. It seems while talking on the telephone, he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely. Then it is also more convenient to keep it tidy. मिस्टर मलिक ज्वाइन देम, तभी क्या होता है मिस्टर मलिक भी आ जाते हैं और उनके साथ उनमें है वो ज्वाइन हो जाते हैं। मिसेज मलिक और आर्किटेक्ट के बीच में जो बातचीत होती है, मिसेज मलिक भी हैं वो आ जाते हैं, मिस्टर मलिक भी आ जाते हैं। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय मिस्टर मलिक हैं वो टेलीफोन पर टॉक कर रहे थे, उस समय उसने है वो इस सजेशन पर है वो उसने ध्यान दिया था। He too was of the opinion that the store should be little bigger. अब मिस्टर मलिक हैं उसका भी ये ओपिनियन थी, ओपिनियन का मतलब राय या मत होता है। मिस्टर मलिक की भी यही राय थी कि ये स्टोर रूम जो है वो क्या होना चाहिए, अ लिटिल बिगर, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, उसके ऐसा मानना था। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कॉमोडिटी स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द टंग्स मोर फ्रीली। अब देखो मिस्टर मलिक की राय क्या है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कॉमोडिटी स्टोर रूम, कि हमेशा काफ़ी बड़ा जो स्टोर रूम होता है वही अधिक अच्छा होता है। कॉमोडिस यानी काफ़ी जगह घेरने वाला जो होता है वो स्टोर रूम ही है वो क्या होता है, बेटर होता है। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द टंग्स मोर फ्रीली, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकें, उसके अंदर रखे हुए पेट या बक्सों को है वो और अधिक फ्रीली हैं इधर उधर उसको रख सकें। ट्रंक्स का मतलब होता है बॉक्सेज, पेटियाँ जो बक्सें जो संदूक जो होती हैं। देन इट इज़ आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और उसके बाद में और उन्होंने है वो अपना क्या तर्क दिया, मिस्टर मलिक कहते हैं कि देन इट इज़ आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसको टाइडी रखने में भी क्या है, कन्वीनियंट होती है, सुविधा। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक होता है। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा। अगर बड़ा स्टोर रूम होता है तो उसको साफ सुथरा रखने में भी वो अधिक सुविधा रहती है। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8. और अब ये डिसाइड कर लिया गया, ये निर्णय कर लिया गया कि जो किचन के पास वाला जो कमरा है, रूम एडजेसेंट टू द किचन, एडजेसेंट का मतलब नियर बाई होता है, पास वाला। किचन के पास वाला जो कमरा है शुड बी 10 by 8, कितना होना चाहिए, 10 by 8 ही होना चाहिए। बस फाइनल डिसीजन ले लिया, ये कमरा है वो 10 by 8 ही होना चाहिए। द कोर्ट यार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोवर बट दैट डिडंट मैटर मच, और जो कोर्ट यार्ड है वो थोड़ा नैरो होगा। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण होना, या कहेंगे हम छोटा होना। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन ये कोई ज़्यादा है वो बात नहीं थी, ये कोई बड़ा मैटर नहीं था। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन या प्रांगण। नैरोर का मतलब होता है अधिक संकीर्ण, अधिक छोटा। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. She supervised every detail. At times, she would give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at the construction site and left after anyone had gone away.
She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. Before long, the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the new house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. All the rest had already been provided for. बाकी का सारा काम पहले से ही हो गया था. एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन. और उन्होंने जो प्लान बनाया वो प्लान है वो कॉरपोरेशन के अप्रूवल के लिए वो सबमिट कर दिया गया, जमा कर दिया गया. कहाँ भेज दिया गया? कॉरपोरेशन के पास में, नगर निगम, शहर के निगम के पास में भेज दिया गया ताकि वो वहाँ से है वो स्वीकृति मिल जाए. अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति. मकान बनाने से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है शहरों के अंदर, तो उसके अप्रूवल के लिए हैं वो वहाँ पर भेज दिया गया. मिसेज मलिक टू कैन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. मिसेज मलिक हैं, अब उसने अपने घर के निर्माण के कार्य के अंदर है वो अथक रुचि लेनी प्रारंभ कर दी. अनटायरिंग, टायरिंग का मतलब होता है थकाने वाला और अनटायरिंग का मतलब होता है अथक, बिना थके. उसने बहुत ज़्यादा है वो रुचि ली घर के कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण. घर का निर्माण हो रहा था और उस घर के निर्माण कार्य में उसने बहुत ही ज़्यादा रुचि ली. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे. अब मिसेज मलिक को उस वर्क साइट पर है वो खड़े देखा जा सकता था. कैन बी सीन स्टैंडिंग, खड़े देखा जा सकता था. साइट, साइट का मतलब होता है स्थल जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मिसेज मलिक को देखा जा सकता था. विथ हर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिए हुई, अपना छाता लिए हुई धूप के अंदर, बारिश के अंदर. थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे का मतलब होता है पूरे दिन भर. पूरे दिन भर अम्ब्रेला लिए हुई वो वहाँ उस कंस्ट्रक्शन साइट पे ही रहती थी. शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, और हर डिटेल को है वो उसका सुपरवाइज करती थी. उसका अच्छी तरीके से वो निरीक्षण करती थी कि कंस्ट्रक्शन का काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स. और कभी कभी वो मिस्त्री और दूसरे लोगों को भी है वो मदद किया करती थी. गिव ए हैंड का मतलब होता है हेल्प, मदद करना. मेसन्स का मतलब होता है राजमिस्त्री, कारीगर. तो उनको भी है वो टाइम टू टाइम हेल्प करती थी. शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे. वो पहली ही थी जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आती थी और वो ही मात्र एक ऐसी थी जो उस कंस्ट्रक्शन साइट को सबसे बाद में छोड़ती थी. शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे पहले आने वाली हुई थी. एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सब कोई, हर कोई चला जाता था उसके बाद में वो जाती थी. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. और वो इस बात से सुनिश्चित होती थी, इंश्योर करती थी that there was no wastage of material, कि मटेरियल का कोई वेस्टेज नहीं हो, मटेरियल की कोई बर्बादी नहीं हो. एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो लेबर हैं वो भी कोई फालतू में बैठे हुए नहीं हो. लेबर का मतलब श्रमिक या मजदूर होता है. बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और जब घर कंप्लीट हुआ मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस. तब उसने इस बात पर जोर दिया. इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना. तब उसने इस बात पर जोर दिया कि वो क्या करेगी. शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द न्यू हाउस, कि नए घर के लिए वो नए फर्नीचर बनाएगी. घर नया है तो अब उस घर के अंदर जो फर्नीचर है वो भी वो नया ही रखेगी. पुराना फर्नीचर को वो अपने घर के अंदर अलाउ नहीं करेगी. शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और जो ओल्ड फर्नीचर है वो अपने उस घर के अंदर एंटर नहीं करने देगी. नॉट अ पीस ऑफ इट, एक पीस भी नहीं, यानी ओल्ड फर्नीचर का एक टुकड़ा भी है वो अपने नए घर के अंदर है वो नहीं आने देगी. They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. Mrs. Malik was furious, but the next moment, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been
एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो उनके मकान है, वो मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, मकान तैयार हो गया पूरा का पूरा, और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारियां कर ही रहे थे कि तभी क्या हुआ देखिए। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान टू शिफ्ट, शिफ्ट होने के प्लान में ही वो थे अभी भी। वेन दे लर्न, तभी वो उनको जानने में आया दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उसका जो घर है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया है। एक्वायर्ड का मतलब होता है अधिग्रहित कर लेना, कि उसका जो घर है उस घर को किसने ले लिया है, सरकार ने है वो अपने कब्जे में ले लिया है, सरकार ने है उसका अधिग्रहण कर लिया, ऐसा सुनने में आया, ऐसा उनको है वो जानने में आया। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, और इस बात पर मिसेज मलिक है वो फ्यूरियस हुई। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला होना, क्रोधित होना, नाराज होना। इस बात पर मिसेज मलिक हैं वो बहुत ज़्यादा है वो क्रोधित हुई। But the next moment, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. But the next moment, लेकिन अगले ही क्षण, यानी कुछ क्षण बाद, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, जब मिस्टर मलिक ने है उसको तय किया हुआ किराया बताया। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख किया, रेंट का मतलब होता है किराया, असेस्ट का मतलब होता है तय। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद में जब मिस्टर मलिक ने कहा कि भाई गवर्नमेंट है वो हमें इतना है वो किराया देगी, उस किराए के बारे में जब उसने जिक्र किया मिस्टर मलिक ने, सी क्वाइटन डाउन, तो इस बात पर है वो क्वाइटन डाउन हो गई, शांत हो गई। क्वाइट डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना, तो इस बात पर है वो शांत हो गई। उसने है वो अपना गुस्सा क्रोध है वो कम कर दिया। क्या सोचा कि अच्छा है हमें किराया मिलता रहेगा। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. She thought of various plans for doing up the house. Everything had to be forgot. While supervising the construction of the house, और जिस समय उस घर के कंस्ट्रक्शन की वो सुपरवाइजिंग कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसी दौरान वो उसका निरीक्षण कर रही थी। She had cultivated love for her neighbors and friends in the colony. तब उसने क्या किया, उस कॉलोनी के अंदर रहने वाले उसके नेबर्स के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में वो प्यार भरा एक जो रिश्ता है वो तैयार किया। कल्टिवेटेड लव यानी उनके बीच में है वो प्यार और अपना प्रेम दर्शाया। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, अब नए घर को सजाने के लिए भी उसने है वो विविध प्रकार के प्लान्स के बारे में सोचा। डूइंग अप का मतलब होता है डेकोरेटेड करना, कि घर को डेकोरेशन करने के लिए है उसने बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हैं सोचे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन इन सारी की सारी बातों को है उसको भुलाना पड़ा। फॉरगॉटन का मतलब होता है भुलाना। Then they were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent. Feel consoled, transferred from one place to another. They had to wait for many more years for another term of posting Delhi. In the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. Their daughter had been married. In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. Private tenants are such a headache. There is no end to their complaints and demands. Then they were transferred from Delhi. तभी क्या हो जाता है कि दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके पति का स्थानांतरण है वो दिल्ली से कहीं और जगह पे हो गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, और इस बात से मिसेज मलिक है वो भी खुश हुई कि अच्छा हुआ कि मकान है वो किराए पे चला गया। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, और उसने सोचा कि ठीक है अब वो अपने घर को और नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और इसके अंदर रहने में वो समर्थ न होने के लिए उसको रिग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा। रिग्रेट का मतलब होता है दुख या खेद प्रकट करना, कि अब उसको ये भी दुख नहीं होगा कि वो अपने घर में नहीं रह रही है। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सबस्टेंशियल रेंट फील कंसर्न, और उसके बाद में है उसने उस सबस्टेंशियल रेंट के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। सबस्टेंशियल रेंट का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त किराया, कि उसको पर्याप्त किराया मिल रहा था। फील कंसोल, इन बातों ने उसको क्या कर दिया, कंसोल कर दिया।
बच्चों कंसोल्ड का मतलब होता है ढांढस बंधा देना या सांत्वना देना। तो इससे वो क्या हो गई, कंसोल हो गई। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उनका तबादला हो जाता था। दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर वापस पोस्टिंग हो, इसके लिए अब उसे और बहुत सारे सालों का वो इंतजार करना पड़ता था। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। इन द मीन वाइल, इसी बीच में, इसी समय के दौरान क्या होता है, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। मिसेज मलिक की जो मदर इन लॉ थी वो पास्ड अवे हो गई। पास्ड अवे मीन्स उनकी देहांत हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और इसी समय के दौरान क्या हो जाता है, उसकी बेटी का भी है वो विवाह हो गया। उसके बेटी का भी विवाह हो गया। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। इन ए वे दे वर लकी, और इस रूप में वो लकी भी थे, भाग्यशाली होना, किस्मत वाले होना। लकी का मतलब होता है कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि उनका जो घर था वो किन को रेंट पे दिया हुआ था, गवर्नमेंट को। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो वास्तव में एक प्रकार का हेडेक होते हैं। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द होना। अगर किसी प्राइवेट टेनेंट्स का मतलब किराएदार होता है, अगर किसी प्राइवेट किराएदारों को अगर मकान दे दिया जाता तो उनका विचार क्या है, मिसेज मलिक का विचार क्या है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा वो परेशानी होती है। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, प्राइवेट किराएदार होते हैं, उनके हमेशा ही कुछ न कुछ कंप्लेंट्स और डिमांड्स होती रहती हैं। तो उनके देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, तो इन प्राइवेट टेनेंट्स की कंप्लेंट्स और डिमांड्स का कभी एंड नहीं होता है, हमेशा ही उनकी शिकायतें और मांगें होती रहती हैं। लेकिन अब वो इसलिए खुश थे कि उन्होंने जो मकान है वो किसको किराए पे दिया था, गवर्नमेंट को दिया। नेक्स्ट देखते हैं। And then they are more often than not regular in the payment of rent. Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, the rent was credited to the bank account every month regularly. And then they are more often than not irregular in the payment of rent. और तब उनको किराए के भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता भी नहीं थी। नॉट इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमितता भी नहीं थी। इन द पेमेंट ऑफ रेंट, यानी उनको समय पर है वो किराया का जो भुगतान होता था वो भी मिल जाता था। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट, मिसेज मलिक का जो ये घर था वो सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया था। रिक्विजिट का मतलब होता है अधिकृत करना। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो किराया बनता था वो किराया नियमित रूप से हर महीने उसके बैंक अकाउंट में वो जमा कर दिया जाता था। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। तो हर महीने उसका जो किराया बनता था वो उसके खाते में जमा हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड, अब सिर्फ उसका बेटा है उसका ही विवाह करना शेष रहा। रिमेन का मतलब होता है शेष रहा या बचा रहा। उसके बेटे का भी विवाह करना बाकी रहा था, सिर्फ बेटी का विवाह पहले ही कर दिया था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड। अब जो मिस्टर मलिक हैं उन्होंने ऐसा सोचा था कि अच्छा होगा कि रिटायर से पहले ये काम भी कर लिए जाए। बिफोर ही रिटायर्ड, रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना, कि नौकरी से रिटायर हो उससे पहले उसके बेटा के भी विवाह कर लिया जाए तो ये अच्छा होगा। देयर सन हैड बीन मैरिड, मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विथ देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस। अब देखो ये काम भी है वो मिस्टर मलिक कर देते हैं। कौन सा काम? अपने बेटे का विवाह भी वो कर देते हैं। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके जो बेटा था उसका भी विवाह कर दिया गया।
मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और अब मिस्टर मलिक जो हैं वो भी अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उसका घर है वो अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया। बच्चों, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, अभी भी है वो सरकार के कब्जे में ही था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विथ देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस। इस कारण अब मिस्टर और मिसेज मलिक इनको है वो कहाँ रहना पड़ा, लिव्ड, इनको रहना पड़ा विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ में इन रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस का मतलब होता है किराए वाले घर में। खुद का मकान गवर्नमेंट के कब्जे में था, उनको नहीं मिला अभी, तो इसलिए मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक, उसका बेटा और उसके बेटे की बहू, इन सबको एक किराए के मकान में रहना पड़ा। मिस्टर मलिक was still fighting with the government of the release of the house when his end came. He passed away without being able to live in his house even for a day. तभी क्या होता है, मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house. मिस्टर मलिक हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के साथ में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। किसके लिए? फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, अपने घर को है वो रिलीज करवाने के लिए। रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त करवाने के लिए। तो वो कोर्ट के बीच में और सरकार के पास में है वो अपना दांव पेच लगा रहे थे ताकि उनका घर वो रिलीज हो सके। व्हेन इज एंड केम, और तभी क्या होता है, उसका एंड आ गया, उसका भी एंड आ गया, अंत। एंड का मतलब होता है अंत, यानी वो भी खत्म हो गए, यानी मिस्टर मलिक हैं वो भी गुजर गए। He passed away without being able to live in his house even for a day. He passed away यानी वो गुजर गए, without being able to live in his house, अपने घर में रहने के लिए वो समर्थ नहीं हो पाए, even for a day, यहाँ तक कि एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी वो हैं अपने घर के अंदर है वो रहने में वो समर्थ नहीं हो सके और वो गुजर गए। Now within 3 months the house was de-requisitioned. अब क्या होता है, 3 महीने के अंदर अंदर जो उनका घर था de-requisitioned हो गया। de-requisitioned का मतलब होता है कि कब्जे से बाहर, यानी मुक्त हो गया, रिलीज हो गया। उनका घर है वो अब गवर्नमेंट ने वो सौंप दिया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर own house. The moment they were restored possessions of the house, she had it painted and polished and started shifting. The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces, which he did. Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own new house. अब देखो क्या देखते हैं कि मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू थी वो कहीं ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रही थी, किससे? मिसेज मलिक से। टू शिफ्ट इन देयर न्यू हाउस, अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए। नए घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए जितनी उत्सुक मिसेज मलिक नहीं थी, उससे ज़्यादा उत्सुक कौन थी? मिसेज मलिक की है वो डॉटर इन लॉ। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशंस ऑफ द हाउस, और जिस क्षण उन्होंने अपने घर का कब्जा वापस प्राप्त हो गया। रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस का मतलब होता है पुनः घर का कब्जा प्राप्त हो जाना। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तब से उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, इसके ऊपर उन्होंने पेंट किया घर के, पॉलिश की, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और उस घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए उन्होंने वो काम प्रारंभ कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। अब जो फर्नीचर डीलर था उसको भी है वो बहुत सारे फर्नीचर की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया, जिसको भी है वो पूरा कर लिया गया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। द डाउनपोर वॉज रादर हैवी। दे वेटेड एंड वेटेड, देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। अब वो अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होने की पूरी है वो तैयारियां कर रहे हैं।
दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, और अब उनको नए घर के अंदर है वो मंडे मॉर्निंग के दिन शिफ्ट होना था। सोमवार की सुबह उनको अपने नए घर में जाना था। बट एज दे वॉक अप, लेकिन ज्यों ही वो सुबह उठे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, तब उन्होंने पाया कि बारिश हो रही थी। क्या देखा कि सुबह के समय है वो बारिश हो रही थी। द डाउनफॉल वॉज रेदर हैवी, और बारिश है वो कहीं ये हैवी थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, इसलिए उनको है वो बार बार क्या करना पड़ा, उनको इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, लेकिन तब तक मिसेज मलिक के जो बेटा था उसको अपने ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, तब ऐसा निश्चय किया गया कि अब है वो शाम के समय घर के अंदर शिफ्ट होंगे। It continued to rain throughout the day. It was raining as heavily as ever in the evening also. Monday being an auspicious day, Mrs. Malik wanted to shift if they could. It continued to rain throughout the day. पूरे दिन भर है वो बारिश चलती रही, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। It was raining as heavily as ever in the evening also. और ये बारिश इतनी ही भयंकर थी शाम को भी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिस डे, और जैसा कि मंडे का जो दिन था वो एक ऑस्पिस डे था। ऑस्पिस का मतलब होता है शुभ या मांगलिक। उन्होंने मंडे का जो दिन था वो एक शुभ दिन माना। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, अब मिसेज मलिक ने चाहा कि अगर हो सके तो वो उसी दिन को है उस घर के अंदर शिफ्ट हो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. The rest of the luggage could be shifted later. Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavy. अपनी माँ का ख्याल रखते हुए the son decided to shift, अब उस बेटे ने है वो शिफ्ट होने का निश्चय कर लिया। इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली, हालांकि बारिश वो भयंकर चल रही थी उसके बावजूद। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार, अपने खुद की कार के अतिरिक्त उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और इस प्रकार उन्होंने वो एक अपनी औपचारिक यात्रा स्टार्ट कर दी। अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए वो चल पड़े। खुद की कार तो थी, इसके अलावा उन्होंने एक टैक्सी और मंगवा दी ताकि उसके अंदर सामान वगैरह रख करके नए घर के अंदर वो मूव किया जा सके। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, द रेस्ट ऑफ द लगेज, जो बाकी बचा हुआ जो सामान था, कुड बी शिफ्टेड लेटर, जिसको बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया, और एक ऑस्पिशियस डे होने के कारण उन्होंने बारिश में भी अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए चल पड़े। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी पढ़ते हैं हम अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।